नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगली यूनिट्स हमारी संविधान की विशेषताएं। ये यूनिट 7 है आई थिंक। पहले मैं अपनी यूनिट लिख लेता हूं। जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उससे आगे आते हुए हम छोटा सा ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे संविधान को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी क्वालिटीज क्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान की स्पेशलिटीज क्या क्या है, यूएसपीज क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा संविधान लिखित एवं विस्तृत है। लिखित एवं विस्तृत मतलब क्या? एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पता है आपको कि एक संविधान सभा ने एक काफी लंबे अंतराल के में इस संविधान को लिखा है, और ब्रॉडर है, विशाल है। दुनिया का अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा संविधान माना जाता है इसको, जिसमें मैंने लिख दिया कि 395 आर्टिकल अभी है, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल के स्टार्टिंग के टाइम थे। अब इसकी विशालता का अनुभव आपको अभी लग सकता है कि अगर वर्तमान में देखें तो फंडामेंटल तो 395 जो मूल हैं आर्टिकल वो तो है ही, साथ में अमेंडमेंट के द्वारा जो नए नए आर्टिकल ऐड हो गए हैं, तो अगर उनको मिला दें हम तो ये इनकी संख्या 450 से भी ऊपर निकल जाएगी। उसके बाद जो 22 पार्ट थे वो अब लगभग शायद 24 पार्ट हो गए हैं, और अनुसूचियां स्केड्यूल्स हमारे 8 स्केड्यूल से 12 स्केड्यूल्स पहुंच गए हम लोग। तो इस बात से ये परिलक्षित हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि हमारा संविधान बड़ा संविधान है, काफी विस्तृत संविधान है। और जो मैंने रिटन लिखा, तो रिटन का अर्थ इसलिए लिखा क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनका संविधान रिटन है ही नहीं, है ना। बड़ा छोटा होने की तो बात दूर है। जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है ब्रिटेन। क्वेश्चन आता है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है ना, लिखित संविधान ही नहीं है वो, तो ब्रिटेन में आएगा। भारत का दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ऐसे जान जाइए आप। पहला हमारा हो गया। ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा संविधान है। आइवर जेनिंग्स एक संविधान विशेषज्ञ थे। अगली जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर को अगर हम देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में। मतलब क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट के द्वारा शासन चलाया जाता है। संसद एक प्रकार से शासन चलाती है, आपको पता है ना। संसद के हमारे चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और उसमें चुन के जब संसद बनती है हमारी नई, तो उस संसद में जिसकी मेजोरिटी होती है, जिसकी पावर होती है, वो सत्ता चलाता है। तो ऐसी सत्ता को क्या बोलते हैं? संसदात्मक व्यवस्था या पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट के आधार है। पार्लियामेंट का चुनाव कौन करती है? पब्लिक करती है, और उस पब्लिक के जनादेश के आधार पे हम लोग, वो हमारे प्रतिनिधि देश का पूरा शासन चलाते हैं। जबकि इसमें दूसरी व्यवस्था होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, अध्यक्षतात्मक। मतलब एक अध्यक्ष होता है, उसके अंडर पूरे देश की एक व्यवस्था चलती है, जिसका एक शानदार उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति विशेष का चुनाव होता है, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। इंडिया में एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं होता है, एक संस्था का पूरा चयन किया जाता है, और फिर उस संस्था में संविधान के तहत कार्यप्रणालियों के द्वारा सरकार चलाई जाती है। पार्लियामेंट का उदाहरण ये भी मिलता है कि जो सरकार सत्ता चला रही है तो चला रही है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में विपक्ष की भूमिका भी कितनी मजबूत होती है। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां विपक्ष के लोगों को भी दी जाती है। इसका मतलब क्या? पूरी पार्लियामेंट सत्ता चला रही है। तो भारतीय सिस्टम है संसदीय शासन प्रणाली, और दूसरा है सिस्टम अध्यक्षता, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें व्यक्ति विशेष होता है, सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्म है, और हम कौन सी फॉर्म को अडॉप्ट करते हैं? पहली फॉर्म को। क्लियर हो गया? ये हमारी क्वालिटी है। संविधान दोनों जगह है। हमने संविधान का दूसरा एक विस्तृत अंग अपनाया है। अगला हमारी उद्देशिका। हमारी उद्देशिका हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर देखी जाए तो जरूरी नहीं है कि सारे देशों में मिलेगी। और हमारे जो उद्देशिका में जो तत्व दिए, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, उद्देशिका का महत्व। अच्छा, उद्देशिका के महत्व से पहले मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक चैप्टर जो पढ़ाया था, उसमें थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। वो जो 3 वाचन हुए थे, वो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 का था। वो गलती से मैंने 14 नवंबर 1946 लिख दिया गया, तो उसे 49 समझिएगा आप लोग। हमारे संविधान की उद्देशिका लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे संविधान का जो मूल है ना, जो समरी है, वही उद्देशिका में दे दी गई है। अगर कोई एक पेज पढ़ ले तो ही समझ जाएगा कि हमारे संविधान में क्या क्या अच्छाई है। भारत एक सोविजन है, एक सोशलिस्ट है, एक पंथ निरपेक्ष है, फिर
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो मतलब ये सारी चीजें जब शब्द आते हैं, इसका अर्थ सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, इसका अर्थ ये बताया गया है कि हमारे संविधान का मूल क्या है। कुछ भी हमारे संविधान का ये तत्व खत्म नहीं हो सकता, बेसिक ढांचा है वो, जिसमें इसी में घोषणा की गई है कि हमारा जो देश होगा एक प्रभुसत्ता संपन्न होगा, मतलब स्वयं अपने पैरों पर खड़ा देश, किसी विदेशी ताकत के प्रभाव के बिना। एक ऐसा समाजवाद होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। एक ऐसा पंथ निरपेक्ष होगा जहां सभी धर्मों को एक बराबरी का मौका दिया जाएगा, आजादी दी जाएगी। एक ऐसा गणराज्य होगा जो कि लोकतांत्रिक होगा, अर्थात सर्वोच्च पद भी जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो ये हमारी उद्देशिका की क्वालिटी है और ये हमारी एक खासियत है हमारे संविधान की। उसके बाद चलते हैं मूल अधिकार। ये तो किसी भी संविधान का मूल तत्व होता है और हमारे संविधान को मजबूती यही चीज प्रदान करती है। पता है आपको, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में इसका पूरी तरह जिक्र किया गया है। हम जब आगे चलेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि मूल अधिकार मनुष्य को जीवन जीने के लिए जो नियत अधिकार देने होते हैं, कि एटलीस्ट जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो अधिकार सुनिश्चित किए गए। चाहे वो कोई सी भी कंडीशन हो, वो अधिकार उसे कोई नहीं छीन सकता है, और वो अधिकार ना छीने जाए इसके लिए भी उचित प्रबंध किए गए हैं ना। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डीएसपीज बोलते हैं इसको हम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसमें कि एडवाइजरी दी गई है, जबरदस्ती नहीं की गई है, एडवाइजरी दी गई कि अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो भारत एक कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। और इसी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की खूबसूरती भी यही है कि इसका सम्मान करते हुए आजकल जो भी आपको वेलफेयर स्कीम्स सुनाई देती होंगी, जो भी वेलफेयर स्कीम्स है वो नीति निर्देशक सिद्धांत की देना है। जो भी हमारे कल्याणकारी व्यवस्थाएं लागू हैं वो इसी की देना है। हमारे संविधान को अगर आप स्टडी करेंगे तो हमारा संविधान केंद्रोन्मुख है, मतलब सेंटर्ड बायस है। हमारे संविधान को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो संघात्मक सरकार है हमारी, राज्यों को भी आजादी दी गई है, केंद्र को भी कार्यक्षेत्र दिए गए, लेकिन ज्यादातर शक्तियां केंद्र के पास केंद्रित हैं। मतलब कई परिस्थितियों में केंद्र ही सर्वोच्च हो जाता है ना। जैसे कई नियुक्ति करना, गवर्नर्स की नियुक्ति करना, अलग अलग नए नए पदों की नियुक्ति करना। उसके बाद राज्यों पे अगर प्रभाव देखा जाए तो केंद्र को पारंपरिक रूप से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो पूर्ण रूप से अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां राज्यों को बहुत बहुत आजादी दी गई है। भारत में इतना नहीं है, भारत में ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बहुत किसी भी एक कामयाब लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है। अगर हमारी न्यायपालिका ऑटोनमस है, निष्पक्ष है, और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बचा हुआ है। हमारी न्यायपालिका ही, आपको पता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट ही हमारा कस्टोडियन है हमारे संविधान का। तो जब जब हमारे संविधान में समस्या आई है, न्यायपालिका हमेशा आगे आई है, चाहे वो कई कंडीशंस रही हो। कई केसेस हमने पढ़े, केशवानंद भारती वाला भी, या कभी कभी कोर्ट अपने आप संज्ञान ले लेता है जब लगता है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाया कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी? अगर किसी के प्रेशर में काम करेंगे तो आदमी उतना क्लियर डिसीजन नहीं ले पाएगा जितना बिना किसी प्रेशर के ले सकता है। उसके बाद ये बड़ा इजी आता है कि नरम एवं कठोर भी है। हमारे संविधान में दोनों क्वालिटी है। कई संविधान विशेषज्ञों की राय है कि हमारा संविधान बहुत ज्यादा कठोर है, कईयों की राय है कि हमारा संविधान बहुत लचीला है। नरम को देखें, अगर हम नरम में कई चीजों में हमको मतलब कि आसानी से हम बदलाव कर सकते हैं। कई ऐसे मुद्दे जो हमारे देश हित के लिए हैं, ऐसे मुद्दे जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, उसे हम आसानी से बदलाव कर सकते हैं। और कठोर भी अपने स्थान पे है, जिसका उदाहरण आपको मिलता है कि संविधान, भारत में अगर कोई संविधान में संशोधन करना हो तो कितना मुश्किल कार्य है। विशिष्ट बहुमत 2/3 बहुमत के जो प्रारूप बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि भारत के संविधान में आसानी से छेड़छाड़ नहीं की जा सके, भारत के स्वरूप को आसानी से नहीं बदला जा सके। तो इससे हमें इसकी कठोरता का, इसकी रिजिडनेस का पता लगता है। फिर सिंगल नागरिकता वाली बात आती है। हमारा संविधान सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है हमको। बहुत सी कंट्री हैं जो डुअल सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करती हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिका में आप अमेरिका के नागरिक हैं और अगर कैलिफोर्निया शहर के हैं तो कैलिफोर्निया के भी नागरिक माने जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप इंडियन हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का इशू अगर हम छोड़ दें, भारत के जम्मू कश्मीर में सिर्फ दोहरी नागरिकता है, उसके अलावा भारत में हर जगह इकहरी नागरिकता है। चाहे वो मध्य प्रदेश का व्यक्ति हो, चाहे वो राजस्थान का, वो सिर्फ इंडियन है, ना कि वो मध्य प्रदेश का है, ना कि राजस्थान का है। तो एकल नागरिकता है। उसके बाद वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक मताधिकार,
18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो भी हो गया है उसे मत देने का अधिकार है। इस पे कई बार देखिए विवाद भी होता है कि ये कौन सा राइट है, ये फंडामेंटल राइट है कि लीगल राइट है या वैधानिक राइट है। अगर हम पहली नजर में देखें तो हमें लगता है देखने में कि जैसे कि ये हमारा मूलभूत अधिकार ही है, क्योंकि वह 18 साल से ऊपर हुए तो हम तो वोट देंगे, लेकिन एक्चुअली ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये कौन सा अधिकार है, तो मूलभूत अधिकार नहीं है, एक लीगल राइट है। मतलब आप जब तक लीगैलिटीज में रहते हो तब तक आप इस राइट को एंजॉय करते हो। आप जेल में रहो तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिल पाएगा। आप अगर सर्टेन नॉर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हो तो ही आपको यह अधिकार मिलता है। आप 18 वर्ष से कम के हो तो आपको अधिकार नहीं मिलता है। 18 वर्ष के होने के बाद भी गारंटी नहीं कि आपको यह अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करते हैं तो ही आपको अधिकार मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह वैधानिक अधिकार है। जबकि फंडामेंटल राइट तो आपके जन्म के साथ ही आपको मिल गया। आप चाहे जेल में रहें, चाहे कुछ भी करें, आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। ये सब अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और हमारे संविधान का मुख्य आंकड़ा है। ऑब्जेक्टिव चीजों को अगर छोड़ दें तो अगर मैं बोल दूं तो आप इस पे एक पेज कम से कम लिख सकते हो, इसमें एमए का पेपर भी लिख सकते हो आप, और कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन। और जल्दी हम अगले वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम भाग 1 और भाग 2 के बारे में बात करें। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग?